नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 6 दिसंबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपके सामने न्यूज़ है जिसमें देखो 14 सिविलियंस की एक तरीके से आप कह सकते हो अटैक की वजह से डेथ हो गई। और ये अटैक जो है वो इंडियन फोर्सेस के द्वारा किया गया। मुद्दा ये था कि एक कह सकते हो कार के अंदर कुछ लोग जा रहे थे जो कि नागालैंड के ही थे बेसिकली, और वो कोल माइनर्स थे, कोल माइंस में काम करते थे। तो उस केस में उनके ऊपर डाउट ये था कि वो कहीं मिलिटेंसी को प्रमोट करने वाले इंडिविजुअल्स तो नहीं है। तो इस केस में उन पर डाउट हुआ और डाउट के चलते ओपन फायर कर दी गई। अब ओपन फायर में फिर पता पड़ा कि 14 सिविलियंस की डेथ हो गई। अब देखो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि एक तो ये कि हमारी जो आर्मी है वहाँ पे जो डिप्लॉयड है, हमारे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, उन्होंने क्या सोच करके ये अटैक किया था, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और वो हो रही है डेफिनेटली। ठीक है, इसके अलावा ये मुद्दा आ जाता है कि नागालैंड में जो पीस प्रोसेस की बात चल रही है, जिसमें एक तो NSCN वहाँ का जो इसक मुइवा वाला सेपरेटिस्ट ग्रुप है उसके साथ में जो एंगेजमेंट चल रही है, जिसके चलते हैं कि नागालैंड में कैसे भी करके पीस प्रोसेस या पीस स्टैब्लिश की जा सके, उसको एक झटका लग चुका है। ये भी एक मुद्दा सामने आता है। बाकी तो देखो क्वेश्चन ये निकल के आएगा अभी कि इस इंसिडेंट के पीछे किसने ऑर्डर दिए, क्या उनके इंटेंट थे, क्या डाउट था, क्या इंटेलिजेंस थी, वो सारी चीज़ें अभी टाइम बताएगा। ठीक है, और ये इंसिडेंट देखो नागालैंड की जो बॉर्डर शेयर होती है अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से, ठीक है, उधर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मोन डिस्ट्रिक्ट, उसी का नाम है ओटिंग। ओटिंग गांव के अंदर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, बाकी एक न्यूज़ इधर से हम देखेंगे यहाँ पर कि देखो स्टेट में इलेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में अभी फार्म वेवियर को लेकर के बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहती है कि सरकार बनाने के चक्कर में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले ऐसे प्रॉमिस कर जाते हैं कि जिनके भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन्स चल रहे हैं, बोलो उन लोन्स को माफ़ कर देंगे। बोलो इससे बहुत नुकसान होता है बैंकिंग सिस्टम में, या फिर जो क्रेडिट सिस्टम है ना, वो क्रेडिट कल्चर जो है वो स्पॉइल हो जाती है। जिसमें हम लोन लेते हैं तो लोन को रीपे करने के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स होती है EMI के बेसिस पे, अगर इस तरीके से लोन माफ़ी का मुद्दा अगर फार्म सिस्टम में चलेगा तो फिर बाद में बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, आज फार्मर्स के लिए आप लोन माफ़ कर रहे हो, कल को ना फिर बाद में मिडिल क्लास अगर रोड पे उतर गई और वो डिमांड करने लग गई कि जी हम तो वोट उसी को देंगे जो कि हमें हमारा लोन माफ़ करेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोन ले रखा है मिडिल क्लास ने। तो इस केस में फिर ये जो क्रेडिट कल्चर है जिसमें लोन लेना और उसको रीपे करना टाइम पे, वो अगर बिगड़ता चला जाएगा तो देखो ये फिर हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए ठीक बात नहीं है। तो ऐसे में क्या आइडिया दिया है अभी, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि क्यों ना हम एक बेड बैंक तैयार कर दे, जिस तरीके से अभी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जिसको हम बेड बैंक बोल रहे हैं, उस जिस तरीके से बेड बैंक लॉन्च किया है उसी तरीके से बोला एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी हमें कोई बेड बैंक या सरफाइसी एक्ट जैसा कोई प्रोविज़न, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसा कुछ हमें स्टैब्लिश कर देना चाहिए। ठीक है, बजाय इसके कि फार्म लोन्स को वेवियर दिया जाए, छूट दे दी जाए। ठीक है, तो इस मुद्दे में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो देखते हैं डिटेल में। देखो 2002 में सरफाइसी एक्ट आया था जिसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये 2002 में आया था। इसमें क्या था कि जो बैंक्स हैं उनको ये उनको एम्पावर कर दिया गया था, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिन्होंने लोन दे रखे हैं, कि जो भी मॉर्गेज लोन है, मॉर्गेज लोन का मतलब हो गया कि प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई और उसके अगेंस्ट में कोई लोन लिया गया है, तो अगर उस कॉमर्शियल, अब वहाँ पे जो लोन है वो लोन टाइम पे रिटर्न नहीं किया जा रहा है, तो उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जा सकता है। मतलब उस प्रॉपर्टी, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उसको ऑक्शन करके, और वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंक हो या कोई NBFC हो, अपना पैसा ले सकती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये रिकवरी का मेथड अपनी तरफ से तैयार किया गया था 2002 में। बोले इसी तरीके से हमें भी एग्रीकल्चर के लिए भी ऐसा ही कुछ प्रोविज़न अभी कर देना चाहिए। अगर गांव में रहने वाले जो लोग हैं, या फिर जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं, गांव में रहने वाले जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं, उनकी बात करें तो उन पे कर्जा कितना है उसका अगर देखें तो देखो कर्जा जिन फैमिलीज़ पे था तो उन फैमिलीज़ के नंबर में तो डिक्लाइन आया है। 2013 में लगभग 52% जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं उन पे लोन हुआ करता था। ठीक है, उन पे कर्जा हुआ करता था, जो कि डिक्लाइन होकर के अब कितने नंबर्स पे आ चुका है, 50.2% पे। पर डेट का जो अमाउंट है ना वो इंक्रीज हो गया। वो कैसे कि पहले
₹47,000 पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड लोन हुआ करता था एवरेज, ठीक है, जो कि बढ़कर के 57% इंक्रीमेंट हो गया है, जो कि 2019 में बढ़कर के कितना हो गया, ₹74,121। इसका मतलब क्या हो गया कि जिन फैमिलीज पे कर्जा था उन फैमिलीज के नंबर्स में तो कमी आ गई, पर नंबर्स में कमी आने के बावजूद भी कर्जा जो है वो बढ़ गया। दैट मीन्स एक फैमिली जिसके ऊपर कर्जा है वो बहुत ज्यादा लेवल इंक्रीज हो चुका है, मतलब इनडेटेडनेस कर्जे के नीचे दब रही है, और कर्जा एवरेज कितना निकल के आ रहा है, ₹74,121 अगर एवरेज निकाला जाए तो। इसके आगे ये जो डेटा है ये रिलीज किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंडर में, जो अभी रिसेंट सर्वे आया था ना, जिसको हम बोल रहे थे सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड एंड लैंड होल्डिंग हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया 2019। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे ये बात बोली जा रही है कि इंडिया में कर्जा लेने, मतलब वो फैमिलीज, एग्रीकल्चरल फैमिलीज जिनके ऊपर कर्जा है उनकी तो संख्या में कमी आई है, पर एवरेज जो कर्जा है उसका अमाउंट बढ़ गया है। ये मुद्दा आ रहा है इसमें निकल के। इसके आगे फिर सवाल यह आता है कि एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें लोन लिया जाता है, तो मान लो अगर कोई अपना लोन रिटर्न नहीं कर पा रहा है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी। तो इसके लिए देखो, रिवेन्यू रिकवरी एक्ट्स ऑफ अदर डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स के अंदर रिवेन्यू रिकवरी एक्ट्स होते हैं, ठीक है, और एक एक्ट हो रहा है रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट ऑफ 1993। ये दो तरीके के प्रोविजंस अवेलेबल हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों एक्ट्स जो हैं ये अपने आप में स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से इनको इंप्लीमेंट किया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो प्रॉब्लम क्या है, जो एग्रीकल्चरल लोन है वो हमेशा एनपीए में ही कन्वर्ट होते हैं, और एनपीएस का अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो आप देखोगे मार्च एंड 2021 तक बैंकों के जितने भी एनपीएज हैं उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना लोन दिया हुआ है ना उसका 9.8% एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में 11.3% एनपीए है और सर्विस सेक्टर में 7.5% है। तो इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे फिर सर्विस सेक्टर में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ग्रेव सिचुएशन है। और ये बात किससे पता पड़ रही है, आरबीआई की जो जून 2021 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो रिलीज हुई थी उसके बेसिस पे। ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखें इस चीज का। डेटा जो भी अभी मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, ये आप ऐसे राइटिंग में, आंसर राइटिंग में कहीं पे भी काम आ सकता है। एक तो ये एनपीएस वाला कि एनपीए किस सेक्टर में कितना है, और एक वो हमने देखा एग्रीकल्चर हाउस होल्ड पे कितना क्या लोन चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में बात ऐसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से सरफाई एक्ट 2002 में आया था बोलो उसी तरीके से हमें कुछ यहाँ पर कर देने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि अभी जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बेड बैंक, वो देखो ऑलरेडी मतलब उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका 51% शेयर रहेगा, वो ऑलरेडी अपनी फंक्शनिंग में लग चुका है, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ करने की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, ये बात बोली गई है। ओके, आगे चलते हैं हम। हाँ, एक छोटी सी टास्क है वो आपको करनी है, वो ये कि जो नागालैंड वाला जो इंसिडेंट हमने देखा ना, तो उसमें एक पॉइंट, कल्चरल पॉइंट और आ रहा था, वो ये कि अभी देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑब्जर्वेशन में है, सेलिब्रेशन में चल रहा है नागालैंड में, ठीक है। तो बोलो वहाँ पर भी अब लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अब आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में सेलिब्रेट होता है, और इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ोगे, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं बताओ तो कम से कम खुद तो पढ़ ही लेना, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो इंडिया जल्दी ही एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली डेवलप कर लेगा, मतलब लोकली डेवलप होने वाली हमारे पास में टेक्नोलॉजी होगी ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए। तो बेसिकली हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो अभी बीएसएफ का जो राइजिंग डे है, एस्टैब्लिशमेंट जब हुआ था बीएसएफ का, उस दिन अभी आप बीएसएफ कैंप में गए हुए हैं जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। तो ऐसे में बीएसएफ को एस्टैब्लिश किया गया था, देखो यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वॉज फॉर्म्ड ऑन December 1, 1965 में 1 दिसंबर को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये पहली बार है कि जब इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास में पहली बार इस तरीके से सेलिब्रेशन किया जा रहा है इस दिन का, ठीक है। अब ये जो टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात की जा रही है इंडिजिनसली, इसमें देखो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और डीआरडीओ डिफेंस एंड रिसर्च
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या था आपको पता है, ड्रोन के अटैक की वजह से जम्मू में जून मंथ की बात है, एयरफोर्स स्टेशन पे अटैक किया गया था, है ना। तो उसकी वजह से इंजरी भी हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था वहाँ पर। तो इस केस में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को मेन फोकस में लेते हुए, ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसी चीज़ के ऊपर अभी फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो हमने देखी। आगे चलते हैं। अब आप एक काम और कर लेना कि इंडिया में पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन कौन सी है, उनके बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ोगे। क्योंकि बीएसएफ जो है पैरामिलिट्री फोर्स ही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। तो इसके लगते हैं आपको और भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके बारे में भी एक बार ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, देखो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इंडिया में विजिट और उसी से संबंधित मुद्दा है। और देखो टेररिज्म अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान का टेक ओवर होना और रीजनल इंस्टेबिलिटी, इन दोनों को अपने आप में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सीधी सी बात है, कंसर्न्स तो दोनों की शेयर्ड हैं। क्योंकि तालिबान रूल अगर आता है तो रीजनल इंस्टेबिलिटी आती है, तो रशिया को भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। खैर, मुद्दा ये आ जाता है कि एंगेजमेंट कहाँ कहाँ पर कितनी है। अभी देख लो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग जब इंडिया ने बुलाई थी, तो रशिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, एनएसए हैं, वो इंडिया में विजिट करने आए थे। इसके अलावा आप देख सकते हो अभी बातचीत होगी, उसमें भी ये कंसर्न्स रेज किए जाएंगे। और इसके अलावा रशिया और इंडिया तीन ऐसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स है जहां पर एक दूसरे को साथ में देखते हैं। एक तो है RIC, रशिया इंडिया चाइना ग्रुप वाला, एक हो गया ब्रिक्स और एक हो गया संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे रशिया और इंडिया दोनों साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके आगे अब की बार 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें दोनों तरफ से फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस इंडिया, ये मतलब रशिया जो है ये चौथा कंट्री हो जाएगा जिसके साथ में इंडिया 2+2 डायलॉग्स में एंगेज करता है। इसके अलावा तीन और कंट्रीज कौन कौन से हैं जो कॉड मेंबर्स हैं। कॉड मेंबर में देखो US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एक इंडिया। तो इंडिया की कॉड के तीसरे तीन जो बचे हुए काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ में 2+2 एंगेजमेंट है ही, प्लस अब रशिया के साथ में भी हो जाएगा। तो टोटल 4 कंट्रीज हो गए जिनके साथ में इंडिया 2+2 डायलॉग में एंगेज करता है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और जो सामने वाला देश है उसके फॉरेन मिनिस्टर, और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और सामने वाले देश के डिफेंस मिनिस्टर, ये मिलकर के बातें करते हैं, आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है। तो ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा अगर देखें तो टेररिस्ट इश्यूज़ को लेकर देखा जाए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इंडिया ने बहुत ही अपनी तरफ से, कहते हैं ना कि बहुत जोरों शोरों से पार्टिसिपेशन अपना इंश्योर किया है कि कैसे भी करके मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंडिंग कोई भी कंट्री अगर करे तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। और इसके अंदर देखो इसका शिकार पाकिस्तान हो भी रहा है। इसके अलावा इंडिया अपनी तरफ से फोकस करेगा, एक तो लश्कर तोयबा, जैसे वैसे तो मेंशन नहीं किया है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में, पर जो फोकस रहेगा उसमें लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद या ETIM देखो ये उइगुर्स जो है ना, ठीक है, जो कि चाइना के सिंजियान प्रोविंस में ऑपरेट करते हैं, इनको भी देखो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह चाइना इनको टेररिस्ट बोलता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से अपना कैंपेन चलाई रखे हैं। तो ETIM जो है इसकी फुल फॉर्म है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। तो बोला इन सारे मुद्दों को अपने आप में टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे देखो RIC की एनुअल समिट होनी थी। RIC का मतलब हो गया जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना तीनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर इंडिया और चाइना के रिलेशन अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं ना, तो इस केस में अभी केवल और केवल इंडिया और रशिया के बीच का जो बायलैटरल रिलेशन है उसी पे बातचीत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इसके अलावा AK-203 ये राइफल तैयार करना, इसके लिए भी देखो अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकल सकते हैं कि जी रशियन टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए। इसके अलावा डिफेंस डील है, वो टारगेट ये है कि 2025 आते आते $50 बिलियन तक पहुंचाई जा सके। ये भी एक मुद्दा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कैमो 226T लाइट हेलीकॉप्टर डेवलप करना, इसमें देखो आप कह सकते हो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर होगा, 200 की क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस होना है। तो इसमें भी देखो बातचीत होने वाली है। कैमो 226T, इसमें रशियन टेक्नोलॉजी होगी, इंडिजिनसली इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, बाकी आउटकम बताएगा क्या होता है। तो ये कुछ मुद्दा है जिस पे हमें बात करनी थी। बाकी देखो मीटिंग हो चुकी है, कल के न्यूज़पेपर में प्रिंट होके आएगी, तब और देख लेंगे हम। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे आज ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। इंडोनेशिया वाला कल हमने देख लिया था, जो सेमेरू वोल्केनो है उसमें इरप्शन हुआ है, तो उसके चलते आप देख सकते हो एशेज में गांव में ट्रक खड़े हुए हैं, ये मकान है
सब नीचे दब गए, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और माउंट सुमेरू जो है वो ईस्ट जावा में लोकेटेड है। ये मैप मैंने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे और शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लो आप। तो उससे क्या होगा, वहाँ पर एक और लिंक हमारा सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर देख लेना, वो मैप इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसके अलावा देखो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो यूएस में भी इंक्रीज हो रहे हैं, पर डेल्टा का ज़्यादा स्प्रेड देखने को मिल रहा है यूएसए में, एक तो ये। इसके अलावा आप देख सकते हो म्यांमार में जो जुंटा रूल चल रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लोगों को प्रोटेस्ट करने का राइट तक भी नहीं दे रखा है, ठीक है। इधर जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने ये कहा है कि हम चाइना को काउंटर करने के साथ करने के लिए चाइना के आसपास के कंट्रीज़ के साथ एंगेज करेंगे। और यूक्रेन वाले मुद्दे पे ये कहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, डिस्प्यूट तो क्या मतलब, रशिया की जो एग्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बोले हम यूक्रेन को सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ओके। इसके अलावा आप देख सकते हो सीरिया बिल्कुल बर्बाद हो चुका है ये देश, यहाँ पर अब ड्रग एम्पायर्स फ्लोरिश हो रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देंगे इस देश के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसके आगे देखते हैं। फिर एक छोटा सा इंसिडेंट है यहाँ पर, अंटार्कटिका में 2 मिनट के लिए डार्कनेस आई, वो भी समर्स के टाइम पे, जिस टाइम पर 6 महीने का दिन चल रहा है वहाँ पे। तो इसके पीछे वजह क्या है, ये फोटो इसका आंसर है। इसमें क्या है, सन दिख रहा है आपको पीछे, और इधर ये ब्लैक डॉट है, ये ब्लैक डॉट आ गया मून, मून बीच में आ गया। दैट मीन्स अर्थ यहाँ पर है, सन यहाँ पर है और मून आ गया बीच में। तो इस वजह से क्या आ गया, अर्थ पे जो सदर्न पोल है जहाँ पर अभी समर्स चल रही है, क्योंकि हमारे विंटर्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया, समर्स हो गया। तो इसमें क्या है कि सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका जहाँ पर 6 महीने तक अब दिन रहना है, वहाँ पर 2 मिनट के लिए एक बार डार्कनेस आई। इसके पीछे वजह है क्योंकि मून एकदम बीचों बीच आ गया सन और अर्थ के, ये डॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यही चीज़ मेन है। बाकी तो देखो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर अर्थ पे सीजन्स क्यों होती हैं, सीजन्स के पीछे वजह क्या है, क्यों हमारे यहाँ पर ऋतुएं आती हैं, उसके पीछे वजह है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, ठीक है। तो कभी अर्थ का ये वाला हिस्सा एक्सपोज होता है सन की तरफ, कभी ये वाला हिस्सा एक्सपोज होता है। मान लो सन यहाँ पर है तो ये वाला पोर्शन एक्सपोज हो रहा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन हो जाएगा। अब मान लो सन इस तरफ है और अर्थ इस तरफ है, तो ये वाला दूर हो गया, यहाँ पर तो रात हो जाएगी और इस तरफ क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर सीजन्स चलते हैं, और इसके पीछे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, अर्थ का अपनी ही एक्सिस पे टिल्ट होना, ठीक है। ये मेन मुद्दा था, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फिर देखो अगला आर्टिकल है स्टेट ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल क्या हो रहा है उससे संबंधित थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो अभी रिसेंट तो क्या है मुद्दा कि सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड, ठीक है ना, बेलग्रेड में एक पाकिस्तान की एम्बेसी का जो अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट, वो हैक हो गया और उसके ऊपर कुछ लोगों ने पोस्टिंग डाल दी कि भाई 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। इमरान खान को यहाँ तक कह दिया, बोले यही है क्या आपका नया पाकिस्तान, बोले सैलरी नहीं दिया आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। तो मुद्दा ये है कि अभी क्या वाकई में पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं, तो हाँ जवाब है जी बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जीडीपी ग्रोथ जो है इस साल की, जो जून 2022 तक का जो अभी ये फिस्कल ईयर चलेगा पाकिस्तान का, तो अपने तो देखो 31 मतलब हमारे यहाँ तो 31 मार्च लास्ट होता है, ठीक है ना, हमारे तो फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। इसके फिस्कल ईयर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 साल की हाईएस्ट रेट पे कंसिडर किया जा रहा है कि हाँ जी 5% की जीडीपी ग्रोथ रेट रजिस्टर करेगा, पर हाल बहुत बुरे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो करेंसी क्राइसिस है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत ही बुरे परिस्थितियों से गुजर रहा है, ठीक है। अभी अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की साइज़ देखो तो वो 263 बिलियन डॉलर्स की है, ठीक है ना। अब इसके अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसमें डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पेंडेमिक ने इस सिचुएशन और ज़्यादा बिगाड़ दी है, महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हो वहाँ पर इन्फ्लेशन का हो ही गया, करंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बेच कुछ पा रहा नहीं है, खरीद रहा है, तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ रही हैं। करेंसी डिवैल्यूएशन अपने आप में बहुत ज़्यादा कारण बन रहा है कि डॉलर के कंपैरिजन में पाकिस्तानी रुपए की हाल है वो बहुत ही बुरे हो रहे हैं। तो इंपोर्ट ज़्यादा करता है और इंपोर्ट ज़्यादा करेगा और करेंसी अगर डिवैल्यूएट हो रही है तो इसका मतलब कर्जा भी बढ़ेगा, है कि नहीं। कि सीधी सी बात है, $1 के लिए अगर पाकिस्तान को एक मतलब 70-80 रुपये अपने खुद के देने होते हैं, वहाँ का पाकिस्तानी रुपया 80 रुपया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो अभी 80 रुपये पे कर रहा है, पता पड़ा डिवैल्यूएट हो गई तो अब $1 के चक्कर में पाकिस्तान को 85 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो यह हाल क्या हो गया, लोगों के लिए तो महंगाई बढ़ी कि नहीं, पॉकेट पे तो लोड बढ़ा कि नहीं,
बस यही मेन प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनके पास में अभी जो स्टॉक है वो भी बहुत कम है, फॉरेन एक्सचेंज की भी कमी आती चली जा रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो इंडिया ने एक बार देखा है, उस तरीके का क्राइसिस अभी तक पाकिस्तान 14 बार देख चुका है। ये सबसे अच्छी बात है। हाल बहुत ख़राब है इस देश के। कोई ज़माना था जब 1990s का टाइम था, 1990s नहीं, केवल 1990 आ जाओ, केवल 1990 का टाइम था जब इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी कंपीट करती थी एक दूसरे से। फिर हमारे हाल हुए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए, हम पहुंच गए आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास हेल्प लेने के, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए और रिजल्ट ये है कि आज इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की टॉप 5 या टॉप 6 इकोनॉमीज में से एक कंसिडर होती है। ठीक है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्सेप्ट में अगर चले जाओ तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी तीसरे रैंक पे आ जाती है, राइट। पर इसी पॉइंट पे अगर पाकिस्तान के हाल देखें, उस टाइम से लेकर अभी तक पाकिस्तान 1990 के दशक में ही जी रहा है अभी भी। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं वसीम अकरम, ठीक है, फॉर्मर फास्ट बॉलर, ठीक है, स्विंग किंग, तो उनका ये कहना है कि बोला 1987 1919 में 1990 के टाइम पे हम खेलने आते थे ना इंडिया में, तब यूँ लगता था कि हाँ जी पाकिस्तान और इंडिया में, हम फील ही नहीं होता था कि अब इंडिया में आ गए या पाकिस्तान में आ गए। बोला अब हम इंडिया में आते हैं तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई है, इतना डेवलपमेंट हो गया है सारा। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है। ओके, पाकिस्तानी रुपए के हाल ख़राब बताई दी हमने। आईएमएफ का बेल आउट देखो, $6 बिलियन का सपोर्ट देने की बात की गई थी, पर आपको पता ही है कभी टेररिस्ट इशू आ जाता है, कभी पाकिस्तान को जो कमिटमेंट्स देने थे, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जब तक ग्रीन झंडी नहीं दिखाई, क्योंकि अभी तक ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है पाकिस्तान को, ठीक है, अब उसमें से नहीं निकलेगा पाकिस्तान तो देखो पूरा सपोर्ट आईएमएफ से मिले ये बहुत दूर की बात है। ऐसे में देखो अभी फिलहाल तो एक कमिटमेंट तो अपनी तरफ से फाइनलाइज हुआ है कि 750 मिलियन आईएमएफ की जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, जिसका वैल्यूएशन अगर निकालो तो $1 बिलियन के लगभग होगा, वो तो देखो पाकिस्तान को मिल जाएगा। पर सवाल ये है कि क्या वाकई में जितना $6 बिलियन का कमिटमेंट हो रखा है उतना पाकिस्तान को मिलेगा? उसके लिए पाकिस्तान को अपनी कही हुई बातों पर, मतलब पाकिस्तान नीड्स टू टॉक इट्स वॉक, पाकिस्तान नीड्स टू वॉक इट्स टॉक, अपनी बातों पे चलना पड़ेगा इन शॉर्ट, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया। खैर मुद्दा क्या आ जाता है अपने पास में कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा, बोले 11.5% तक चल रही है हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो कि अपने आप में चिंता का कारण है हर एक कंट्री के लिए, केवल पाकिस्तान ही नहीं, चाहे कोई कंट्री हो, हाल ख़राब हो जाते हैं ऐसे में। तो यही चीज़ें बताई जा रही है, मेन जो मुद्दे थे वो हमने देख लिए, मोटा मोटा लाइन डालनी थी। देखो सऊदी अरब से भी $3 बिलियन का उधार लिया है, जिसमें $1 बिलियन तो मिल चुका है पाकिस्तान को, पर उधारी से कितना क्या पेट भरोगे भाई, उधार से काम नहीं चलता है, कमाए काम चलता है, राइट। आगे चलें। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो बिग बिजनेस फैमिलीज जो होती हैं वो अभी सक्सेशन को लेकर के क्या अपने ऑप्शंस निकाल के रखती हैं, तो उसका तरीका है ट्रस्ट बनाना। देखो ट्रस्ट होता है विश्वास, विश्वास के नाम पे आप मान के चलो कि कुछ लोग मिलकर के एक सेगमेंट, एक ऐसी एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं जिससे कि वो अपना लेन देन का जो तरीका है उसको स्मूथली इंश्योर कर सकें। अब ये बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, श्रीराम ग्रुप, ये क्या चाह रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो इंटैक्ट रहें, ऑनरशिप है उसको ट्रांसफ़र करने में जोड़ नहीं है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे रेगुलेशंस आते हैं, एक कंपनी का ऑनर अभी कौन है, उस ऑनर को कौन अब मतलब ऑनर का डिमाइस हो गया तो वो फिर बाद में आगे कौन टेक ओवर करेगा। तो इसका एक तरीका तो होता है देखो विल, वसीयत लिख देनी, पर वसीयत तो कब काम करती है, जब एक आदमी मर जाए। अब एक आदमी अगर जिंदा है और उसने वसीयत लिख रखी है तो वो क्या काम की है जी, ठीक है। तो इस केस में जिंदा रहते रहते हैं कैसे हैंड ओवर किया जा सकता है अपनी प्रॉपर्टी को या अपनी जो ऑनरशिप है उसको, तो उसके लिए होता है ट्रस्ट बना दिया जाता है, जिसमें फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, जिसमें एक पार्टी तो होती है ट्रस्टर और दूसरी पार्टी होती है ट्रस्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी एसेट्स हैं वो ट्रस्टर जो है वो अपने हाथ से ट्रस्टी को हैंड ओवर कर देते हैं। दैट मीन्स ट्रस्टर मतलब विश्वास करने वाला, ट्रस्टी मतलब जिस पे विश्वास किया गया है, राइट। तो ऐसे में मान लो कि अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी है, वो अगर अपने बच्चों के नाम पे अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहें या जो भी अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वहाँ पर कोई अथॉरिटी देना चाहे तो वो क्या करेंगे, एक ट्रस्ट क्रिएट करेंगे और इस ट्रस्ट में मेंबर बन जाएंगे सारे। अब वो मेंबर बनने के बाद में ट्रस्टर जो है वो कौन हो गया, मुकेश अंबानी, और फिर वो पैसा या फिर अपनी जो राइट्स हैं वो किसको ट्रांसफ़र कर देगा, ट्रस्टी अपने बच्चों के नाम पर। तो ये एक स्मूथ ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉपर्टी का। तो ये एक तरीका है। अब बेसिकली ट्रस्ट और ट्रस्टर ही क्यों बोला जा रहा है, इनको ऑनर क्यों नहीं बोला जा रहा, इसके पीछे जवाब ये है क्योंकि आज अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स उठा करके देखो तो बेशक आपको मुकेश अंबानी के सबसे ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे,
पर वो टोटल जितनी वैल्यूएशन है उसका 15% मैक्सिमम 15% शेयर है रिलायंस में, मुकेश अंबानी का। इसी तरीके से अमेजोन, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको कंपनीज की बजाय कॉर्पोरेट बोला जाता है। कॉर्पोरेट क्यों? क्योंकि इनके अंदर हमारे जैसे लोग भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया, कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, चलते रहते हैं, इंटरनेशनली भी इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो ऐसे में जो एक्चुअल में इन्वेस्टर है वो तो कौन हो गए? बेनिफिशियरीज। भाई सीधी सी बात है, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, हमें रिटर्न दो। अब रिटर्न देगा कौन? जिसपे हमने ट्रस्ट किया है, इसीलिए वो ट्रस्ट बना दिया, राइट। तो ट्रस्टर, ट्रस्टी, ये सेगमेंट हमने देखा। इसके आगे तो ये जो यहां पर वर्ड है दैट इज फिड्यूशियरी। इसका मतलब क्या हो गया? एक तरीके से विश्वास करना ही होता है कि हाँ जी, आप अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को दे देते हो कि हाँ जी आप इसके टेक केयर करना, हम आपसे ले लेंगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल ये सीन है। एक बेनिफिट और मिलता है, वो ये कि विल वाला मुद्दा तो आपको क्लियर हो गया कि वसीयत तो कोई मरे तब उसके बाद में काम आती है। अब भाई मुकेश अंबानी जी तो जिंदा है, तो फिर वसीयत किसी काम की नहीं है, वो तो बदली भी जा सकती है लास्ट मिनट तक भी, जब उनकी डिमाइस हो रहा है और बेटे वहां पर कुछ ला करके अंगूठा टिका ले बाप का। फेविकोल वाला ऐड देखा होगा आपने, ध्यान हो तो, वो एक एक बिंदु लगाते रहते हैं, एक और एक और एक और, फिर डॉट आकर के 1 पे गिर जाती है तो पूरा का, और वो अब्बा बब्बा जो भी था वो भी चल पड़ते हैं तो हो जाता है। तो वो देख लो, विल तो लास्ट तक भी चेंज कराई जा सकती है। खैर, ट्रस्ट क्यों बनाते हैं इसके पीछे एक कारण और है कि ट्रस्ट है वो एफिशिएंट होते हैं, टैक्स एफिशिएंट होते हैं। जब भी ये जो ट्रांजिशन होता है ना, कि हाँ एक जो फेस है कंपनी का वो दूसरा कोई ले रहा है, टेक ओवर कर रहा है, तो ट्रस्ट के बेसिस पे करता है, तो ट्रस्ट के ऊपर टैक्स कम लगता है। तो ये एक और मुद्दा आ जाता है इसका, टैक्स एफिशिएंट होते हैं ट्रस्ट। ओके, आगे चलते हैं। देखो फिर इकोनॉमी पेज पे एक तो ये है कि आरबीआई अब धीरे धीरे जो अल्ट्रा अकोमोडेटिव स्टांस है उसको रिड्यूस करेगी, एक्सपर्ट्स का ये कहना है। वैसे तो अभी आने वाले कुछ टाइम के लिए जो आरबीआई को टारगेट दिया हुआ ना रिटेल इन्फ्लेशन का, वो 4 ± 2% वाला, ठीक है ना। तो बोलो उस 4 से 6% की रेंज में इन्फ्लेशन रेट रहने वाली है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। पर हाँ, अब धीरे धीरे मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, तो उसके लिए अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इसी तरीके से फॉर्मुलेट करेगी पॉलिसीज को, ठीक है। इसमें देखो एक इंस्ट्रूमेंट काम में आता है दैट इज VRR, दैट इज वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। अब देखो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है, पैसा उठाता है उनसे। दैट मीन्स कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा घूम रहा है, तो उस केस में मार्केट में पैसा ज्यादा घूम गया तो लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा, लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा तो डेफिनेटली डिमांड ज्यादा करेंगे। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई है वैसी की वैसी बनी हुई है, तो उस केस में क्या होगा? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी कि नहीं? एग्जैक्टली। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करने की जरूरत होगी? आपको मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना होगा, और यह काम कौन कर सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में आता है वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है वो बैंकों से पैसा लेता है और उल्टे में उनको इंटरेस्ट में, मतलब इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे ब्याज पे करता रहता है। एक होती है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब तो क्या होता है कि बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करें VRRR की, ठीक है ना, जिसमें आरबीआई बैंकों से पैसा लेगा। इसका मतलब क्या है? मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करवाने का मेन टारगेट है। ओके, ये है मेन मुद्दा। बाकी कल एक कमेंट भी आया था, शायद वो बिगिनर है इसलिए उनको शायद समझ में नहीं आया हो, कि ओमिक्रॉन की वजह से कैसे क्रूड ऑयल की प्राइस डाउन हो रही है या फिर डीजल पेट्रोल सस्ता होगा। देखो सिंपल सी बात है, ओमिक्रॉन जैसा अगर वायरस का वेरिएंट अगर वायलेंट साबित होता है तो इसकी वजह से लॉकडाउन लगाने पड़ेंगे, या फिर जो भी मोबिलिटीज है उनमें रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी। अब मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी तो डेफिनेटली फ्यूल कंजम्पशन है वो डाउन होगा। फ्यूल कंजम्पशन अगर डाउन हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी जो डिमांड है फ्यूल की वो भी कम होगी। डिमांड अगर कम हो रही है तो सीधी सी बात है सप्लाई बनी की बनी रह जाएगी, डिमांड डाउन जा रही है तो क्या होगा जी? महंगा, मतलब प्राइसेस डाउन जाएगी कि नहीं? मतलब मार्केट में सप्लाई तो बहुत है पर डिमांड अगर कम हो गई तो क्या होगा? भाव गिरेंगे कि नहीं? एग्जैक्टली यही साइकिल अप्लाई हो रहा है। इसका रिवर्स अप्लाई कर दोगे कि हाँ जी सब कुछ बढ़िया है, मार्केट में पैसा बहुत है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई वैसी की वैसी है, और डिमांड बढ़ गई तो महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, राइट। तो ये चलता है इक्वेशन, और ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई तो यूँ मान लो इन्फ्लेशन का और ये सारे इक्वेशन आपको कभी समझने में प्रॉब्लम, डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन अच्छे से समझ लो। और इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? 10th 11th और 12th, 10th की जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक है, सॉरी 10th वाली जो इंडियन इकोनॉमी वाली बुक है वो देख लो,
11th वाली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक देखनी है आपको एनसीईआरटी की, और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है वो देख लो। अगर ये 3 आपके बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं तो दैट्स ओके, यूँ मान के चलो फिर आपकी इकोनॉमी कहीं नहीं जाने वाली है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। हाँ, अगर आपकी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो आप देखो। ठीक है जी, तो मोटी मोटी चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं। और तो स्पोर्ट्स पे देखें, स्पोर्ट्स पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एक तो ये कि देखो पीवी सिंधु ये फाइनल में हार चुकी है, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए बच नहीं रहा है, क्योंकि इसमें अगर देखें तो पीवी सिंधु एक फाइनल में हार चुकी है ना। बेसिकली इनको हराने वाली हैं वो कोरियन टीनेजर हैं। वैसे तो 3rd रैंकर हैं, वर्ल्ड नंबर 3 पे आती हैं पीवी सिंधु। ठीक है, शटलर हैं, बेसिकली बैडमिंटन खेलती हैं। इसके अलावा मैच का तो आपको रिजल्ट पता ही है, इंडिया जीत चुका है। ठीक है जी, और अभी करंट जो वर्ल्ड विनर है, जिस पे हमने ऑलरेडी टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन देख ही लिया है, न्यूजीलैंड ही है। ओके जी, तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली है। ओके, थैंक यू। और जूनियर वर्ल्ड कप में इंडिया फिर बाद में 3rd प्लेस के लिए फ्रांस से भी हार गया। ओके, थैंक यू।